नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश गोस्वामी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गोस्वामी में। दोस्तों, आज हम इतिहास के नवपाषाण काल को पढ़ने वाले हैं। यदि आप इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो आपको जल्दी से मिलती रहे। और एक प्यार भरा लाइक कीजिएगा, जिससे आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल दोस्तों, बात करें नवपाषाण काल की तो 1860 ईस्वी में टोंस नदी के किनारे इसका खोज हुआ था। तो कह सकते हैं 1860 में टोंस नदी के किनारे दोस्तों 1860 ईस्वी में टोंस नदी के किनारे किसका तो नवपाषाण काल का खोज हुआ था। कह सकते हैं जो नवपाषाण काल है ये कहाँ बसा हुआ है तो बलूचिस्तान दिया। ये कहाँ बसा हुआ है तो बलूचिस्तान के देखिए, बलूचिस्तान उपमहाद्वीप के रूप में माना जाता है। वहीं पे ये नवपाषाण काल की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मिलती हैं। बलूचिस्तान की बात करें तो कहाँ तो मेहरगढ़ संस्कृति है एक। मेहरगढ़ संस्कृति में इसका क्या मिला, इसके बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। कह सकते हैं इसमें कह सकता है मेहरगढ़ संस्कृति को क्या माना गया तो एक प्राचीनतम बस्ती माना गया। क्या माना गया दोस्तों तो प्राचीनतम बस्ती माना गया। जो बलूचिस्तान के मेहरगढ़ संस्कृति है मतलब सबसे पुरानी बस्ती क्या हुई है मानी गई है। बात करते हैं दोस्तों इसकी, तो यहाँ पे जब मेहरगढ़ की खुदाई हुई तो इसके बारे में हमें कुछ जानकारियाँ मिली। मेहरगढ़ की खुदाई जब हुई तो इसके बारे में हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती है तो कह सकते हैं कि सर्वप्रथम गेहूँ का, जब गेहूँ हुआ ना, गेहूँ और कपास का साक्ष्य प्राप्त हुआ। गेहूं और कपास का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। और बात करें यहाँ से तो यहाँ से जो पालिश लगे हथियार मिले, मतलब कह सकते हैं जो पत्थरों के हथियार थे वो कैसे थे, पालिश युक्त थे। पालिश युक्त हथियार मिले। पालिश युक्त हथियार मेहरगढ़ संस्कृति से मिले हैं दोस्तों। एक इसलिए देखिए, इस समय जितने भी उपकरण मिले ना तो उस समय किसमें उपकरणों में पालिश लगी हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे पालिश संस्कृति भी कहा जाता है। इसलिए इसे पालिशदार संस्कृति भी कहा जाता है। दोस्तों, इसमें मिली क्या है तो पत्थरों की कुल्हाड़ी मिली है। पत्थर की कुल्हाड़ी मिली है दोस्तों। मेहरगढ़ संस्कृति से पत्थर की कुल्हाड़ी मिली है। इस समय की बात करें तो जम्मू और कश्मीर के कुछ संस्कृतियां हैं। जैसे बात करें मतलब प्रमुख स्थान यहाँ के जम्मू और कश्मीर के प्रमुख स्थान दो थे। कौन कौन तो एक था बुर्जिल होम और बुर्ज होम था। पहला था बुर्ज होम और दूसरा था गुफ कराल। दूसरा क्या था दोस्तों तो गुफ कराल था। बात करें दोस्तों बुर्ज होम से क्या मिला और गुफ कराल से क्या मिला तो सबसे पहले जो कृषि के साक्ष्य थे तो कहाँ से मिलते हैं दोस्तों तो बुर्ज होम से कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और देखिए यहाँ से जो पशुओं के अवशेष मिले, जानवरों के अवशेष मिले हैं, पशुओं के अवशेष मिले हैं। बात करें तो पालतू पशुओं के भी अवशेष मिले हैं। और बुर्ज होम से एक ऐसा सामान मिला है जो कभी कहीं से नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ कहाँ से बुर्ज होम से मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों तो यहाँ देखते हैं ना, कुत्ते जो होते हैं ना तो कुत्ते को उसके मालिक के साथ क्या दफनाया जाता था। कुत्ते को उसके मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला दोस्तों तो बुर्ज होम से मिला है। बात करते हैं दोस्तों इसके बाद तो जो मृद भांड कर सकते हैं, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, मिट्टी के बर्तन जो थे वो चित्रित थे। जब इस दोनों जैसे जो मिले मिट्टी के बर्तन वो कैसे मिले, चित्रित मिले, उस पर चित्र का अंकन किया गया था। और बात करें दोस्तों इसमें जो औजार प्राप्त हुए, औजार कैसे थे तो औजार
हड्डी हड्डी के थे। और कैसे थे? तो पालिश युक्त थे। औजार किसके बने थे दोस्तों? तो हड्डी के बने थे। और किस प्रकार से थे? तो पालिश युक्त थे। बात करें दोस्तों, जो बुर्ज होम से मृदभांड मिले हैं वो धूसर, कैसे थे? धूसर के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। और देखिए एक चिरांद नाम की छपरा में जगह जिसका नाम है चिरांद। छपरा में एक जगह है जिसका नाम है चिरांद। तो दोस्तों चिरांद से मिला क्या है? तो कैसे थे वहाँ से जो उपकरण मिले ना, तो नवपाषाण काल के पत्थर के जो उपकरण मिले हैं, ठीक है दोस्तों, वो कहाँ से हुई है? कि प्राप्ति हुई है, चिरांद से हुई है। बात करते हैं यहाँ की चावल का साक्ष्य इसी समय मिलता है। चावल का साक्ष्य कहाँ मिलता है दोस्तों? तो यूपी में एक जगह जिसका नाम है बेलन घाटी। बेलन घाटी से किसके साक्ष्य मिले हैं? तो चावल के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि इसी समय आग की खोज माना जाता है। नवपाषाण काल में आग की खोज, मध्य पाषाण काल में आग की खोज माना जाता है। कैसे थे? मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण और नवपाषाण काल के पहले चरण में आग की खोज मिली है। कहाँ से मिला है दोस्तों? तो कर्नाटक का एक जगह है जिसका नाम है पिकलिहल से एक, मतलब कह सकते हैं जो भस्म का ढेर मिला है। एक भस्म का ढेर मिला है। कैसे दोस्तों? जो भस्म का ढेर है तो कह सकते हैं प्राचीनतम आग माना जाता है कि आग की खोज मध्य पाषाण कालीन सभ्यता में ही हो चुकी थी। जिसके साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कर्नाटक के पिकलिहल से मिला है। एक कर्नाटक का जो पिकलिहल है दोस्तों, यहीं से कह सकते हैं आग का एक ढेर भी प्राप्त हुआ है खुदाई के दौरान। दोस्तों आगे बात करते हैं कि इस काल के दौरान जो कुल्हाड़ी थे वो कैसे थे? कह सकते कुल्हाड़ी पूरे अच्छे से सुसज्जित ढंग से बने हुए थे। इस काल के कह सकते जो लोग थे ना, वो किस प्रकार से थे? तो इस पहले कह सकते मध्य पाषाण काल में और पूरा पाषाण काल में जो लोग थे वो घुमंतु थे। लेकिन यहाँ पे लोग कैसे घुमंतु नहीं रहते, अस्थायी रूप से लोग अपना जीवन जीना प्रारंभ कर सकते थे। तो अस्थायी रूप का मतलब कह सकते दोस्तों क्या? कि ग्रामो जीवन जीते थे। इस समय लोग किस प्रकार का जीवन जीते थे? तो ग्रामो जीवन जीते थे। बात करें इस समय, देखिए इसी समय नाव की खोज माना जाता है। नाव की खोज कब हुई थी? तो नाव और पहिए की खोज, नाव और पहिए की खोज कब हुई दोस्तों? तो नवपाषाण काल में हुई है। देखिए नाव और पहियों की खोज कब से हुई दोस्तों? तो नवपाषाण काल में हुई है। और देखिए यहाँ पे लोग रहते कहाँ थे? तो ज़्यादातर जो असम में एक पहाड़ी आप लोग जानते होंगे, गोरा और खासी की पहाड़ियाँ हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? मानसीराम में ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा होता है, मेघालय में। तो गोरा और खासी की पहाड़ियों से भी क्या हुआ है? इनके बारे में साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आता है दोस्तों अपनी लौहकालीन सभ्यता। लौहकालीन सभ्यता दोस्तों बात करें लौहकालीन सभ्यता की, तो मनुष्य को पाषाण काल के बाद ही क्या हो गया? लोहे के बारे में जानकारी हो चुका था। इसलिए से क्या, मतलब जब मनुष्य लोहे की प्रयोग करता था उस काल को क्या कहा जाता है? लौहकालीन सभ्यता कहा जाता है। बात करें दोस्तों सबसे पहले लोहे की इस्तेमाल किसने किया था? तो जो लोहे का इस्तेमाल था, एक जाति था जिसका नाम था हित्ती जाति। कौन सा दोस्तों? हित्ती जाति। हित्ती जाति के लोगों ने सबसे पहले क्या किया था? लोहे का इस्तेमाल किया था। अब बात करें जो अथर्ववेद होता है ना, जो हमारे वेद होते हैं, तो अथर्ववेद में जो अथर्ववेद था ना दोस्तों, अथर्ववेद में लोहे को क्या कहा गया? तो श्याम अयस्क कहा गया है। श्याम अयस्क। इस श्याम अयस्क का मतलब होता है क्या? कि वह अयस्क, वह धातु जिसका रंग कैसा हो? सांवला हो। तो दोस्तों इस समय इसको श्याम अयस्क के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि जो इसके पहले भी लोहे का प्रयोग जो वैदिक काल होते थे ना, तो वैदिक काल में मतलब जो वेद लिखे गए थे वैदिक काल में लिखे गए। इसके बाद हम लोग वैदिक काल को पढ़ेंगे पूरा विस्तारित रूप से। यहाँ बस जानिए कि वेद जो लिखे गए थे वैदिक काल में लिखे गए थे। तो हम कह सकते हैं वेद जब वैदिक काल में लिखे गए थे तो उसका नामांकन भी हो गया था। तो कह सकते हैं इससे पहले जब इसकी खोज भी हो चुकी थी। तो पाषाण काल में लोग क्या करते थे? लोहे का प्रयोग करते थे। इसके बाद बात करते थे तो इसकी साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो एक देखिए, तो इसका ज़्यादातर साक्ष्य मिलता है तमिलनाडु से।
कहाँ से मिलता है दोस्तों? तमिलनाडु। तमिलनाडु मतलब जहाँ तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु से क्या होता है, लोहे का ज़्यादा से ज़्यादा साक्ष्य मिलता है। तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है अदिचल्लूर। अदिचल्लूर। अदिचल्लूर से लोहे का प्रमाण मिलता है। यहाँ पे क्या होता है ना कि जो आदमी मर जाते थे तो आदमी के जो कफन मतलब कैसे जो समाधि होते थे ना, अदिचल्लूर में समाधि में क्या किया जाता था, दफनाने के समय लोहे के साथ दफनाया जाता था। या तमिलनाडु में बहुत सी जगह है, जैसे कह सकते हैं तमिलनाडु में एक और जगह है जिसका नाम है कह सकते हैं अदिचल्लूर है, पेरम्बूर है। पेरम्बूर से भी क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ से भी लोहे के साक्ष्य मिला जाता है। यहाँ जो मृदभांड पाए जाते थे लोगों को दफनाने के लिए, दफनाने में जो मृदभांड प्रयोग किया जाता था, मृदभांडों के साथ में क्या लोहे का प्रयोग हुआ करता था। इसलिए कह सकते हैं मनुष्य को क्या लोहे के बारे में अच्छे से जानकारियाँ हो चुकी थी। इसलिए से इन कब्रों को महापैसाणिक काल कब्र भी कहा जाता है। बात है तो इनके बारे में जानकारियाँ कहाँ लोहे के बारे में जानकारियाँ कहाँ से मिलती है, किसके? तो हम मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल पढ़ रहे हैं, नवपाषाण काल के बारे में जानकारियाँ कहाँ से मिलती है? देखिए तो इनके बारे में जानकारी मिलती है आलमपुर से, आलमगीरपुर से, हस्तिनापुर से, हल्लूर से, अतचल्लूर से, पेरम्बूर से। यहाँ से क्या मिलती है, जानकारियाँ मिलती हैं। देखते हैं दोस्तों, तो लौहकालीन जो सामग्री के देखिए यहाँ से जो अदिचल्लूर है, अदिचल्लूर के बात करें, अदिचल्लूर के बगल में एक जगह है जिसका नाम है दोस्तों हल्लूर। हल्लूर से मिला क्या है, तो भाले मिले हैं, भाला, और कह सकते हैं यहाँ से भाले मिले हैं या भाला मिला है, तीर मिला है। तीर के जो सिरे होते हैं लोहे के मिले हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस समय मनुष्य किसका लोहे का प्रयोग करना जानता था। इसके बाद आता है दोस्तों, इसके बाद की सभ्यता की बात करते हैं, तो इसके बाद की कौन सी सभ्यता आती है, तो लोहे के बाद आदमी आता है ताम्रपाषाण काल में। देखिए इस समय मनुष्य क्या करता था, तो ताम्र जिस नाम से मालूम पड़ा ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। देखिए जिसमें तांबा और पत्थर, पाषाण मतलब पत्थर, तांबा मतलब तांबा, तो तांबा और पत्थर का प्रयोग किया जाता था, उसे क्या कहा जाता है, ताम्रपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। मतलब दोस्तों ताम्रपाषाण काल में जो धातु मिलते थे वो तांबे के मिलते थे। ये किस नदी के, तो इस कह सकते यहाँ पे जब हम देखें लौहकालीन सभ्यता में या नवपाषाण काल में, तो लोग क्या हो चुके थे, पूरे ग्रामीण हो चुके थे। यहाँ पे भी लोग क्या करते हैं, तो ग्राम्य जीवन जीते हैं, ग्राम्य जीवन क्या करते थे, जीते थे। मतलब ये जीवन जो जीते थे अपना गांव में जीते थे। और इस समय लोग क्या करते थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा तांबा, लोहा, इन धातुओं का प्रयोग करते थे। इनका साक्ष्य कहाँ से मिले, देखिए वह स्थान जहाँ से साक्ष्य मिला हो, साक्ष्य स्थान, वह स्थान जहाँ से क्या मिला हो, इनके बारे में हमें साक्ष्य प्राप्त होता हो। तो देखिए बात करें आहद है, आहद कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो ये राजस्थान में पड़ता है, आहद राजस्थान में पड़ता है। चिराद है, सेवार है और सोनपुर है। कहते हैं चिराद, सेवार और सोनपुर। वही है मेला एक भोजपुरी गाना ना, चल राजा जी मेला घुमाते हैं, मेला सोनपुर के, इससे कुछ गाना है। तो वहीं से क्या है, तो ये कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है दोस्तों, बिहार में पड़ता है। कह सकते हैं यहाँ से हमें ताम्रपाषाण काल की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इसके बाद ताम्रपाषाण काल जैसे खत्म होता है दोस्तों, तो चालू होता है अपना सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों, बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी जो सिंधु नदी बहती है ना, इसी सिंधु नदी के किनारे ज़्यादा से ज़्यादा जो सभ्यता खोज हुई थी उसे क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 4 सभ्यताएं पाई जाती हैं। ये 4 सभ्यताएं कौन कौन सी है, पहली है हड़प्पा की, या सिंधु घाटी कह सकते हैं। देखिए दूसरी मिस्र में बहती है नील नदी, तो नील नदी की सभ्यता का, नील नदी सभ्यता कह सकते हैं, या मिस्र की सभ्यता कह सकते हैं। दूसरा एक ईरान में बहती जिसका नाम है दजला फरात, दजला
फरात, दजला फरात में या दजला फरात नदी के किनारे बहती थी। तो उसे उसे कौन सा ईरानी की सभ्यता या दजला फरात की सभ्यता कह सकते हैं। एक होता है हुआंग की सभ्यता। हुआंग नदी जो बहती है, कहाँ बहती है आप लोग जानते हैं, हुआंग नदी कहाँ बहती है, तो इस चीन में बहती है। जैसे चीन की सभ्यता हुई, एक दजला फरात ईरान में बहती थी, ईरान की सभ्यता, नील मिस्र में बहती, मिस्र की सभ्यता, और सिंध भारत में बसती थी, हड़प्पा की सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। बात करें दोस्तों, तो हम आगे सिंधु घाटी सभ्यता को अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।